जी तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर से। आपका नया टॉपिक होगा और ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर आपका होगा लिक्विड स्टेट का। और यहाँ पर लिक्विड स्टेट को हम कंप्लीट कर लेंगे। और वो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यानी कुछ जब स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में चेंज होती हैं तो वहाँ एनर्जी चेंज जरूर आता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स कहते हैं एनर्जी चेंजेस को, यानी जब एक स्टेट से मैटर दूसरी स्टेट में जाएगा तो वहाँ एनर्जेटिक्स क्या होंगे, एनर्जी चेंजेस क्या होंगी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा, ई मीन्स एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज, यहाँ पर एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स वर्ड का मतलब होगा चेंजेस, चेंजेस इन एनर्जी या एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस की बात भी की जा सकती है। और दूसरा है फेज। फेज कहा जाता है स्टेट को, स्टेट और फिजिकल, फिजिकल स्टेट। यानी ये आमतौर पर फेज वो एक चीज है, एक सिस्टम है जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं। हम जनरली इसको स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। तो फेज जो है चेंजेस के दौरान कौन कौन सी आमतौर पर ये चेंजेस आ सकती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट कौन सी स्टेट के बारे में होंगे, वो लिक्विड स्टेट वाले होंगे। तो पहला जो एनर्जी चेंज वाला है दैट इज कॉल्ड मोलर, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन लफ्ज जो है इसका मतलब होता है मेल्टिंग। यहाँ पर डेल्टा एच लिखा होगा और यहाँ वर्ड आएगा फ्यूजन। तो अब ये फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज है या इसका मतलब क्या लोगे, यानी इट इज अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required, required to convert, to convert 1 mole of solid into, किसमें चेंज करें, into लिक्विड स्टेट। यानी 1 मोल सॉलिड का उठाओ और उसको हीट करो और वो पिघल के क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। तो जो हीट उसको सप्लाई करोगे उसको क्या बोलोगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब जैसे हम आइस यानी वाटर लेते हैं, इसको हम हीट करेंगे और ये किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। तो यहाँ इसको वाटर में चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, हमें रिक्वायर्ड है। तो वो ऑलमोस्ट आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू 6.02 किलो जूल पर मोल। ये पर मोल इसका यूनिट है। तो ये है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। 1 मोल सॉलिड का उठाएं, उसको कुछ हीट करें और वो हीट करने पर मेल्ट हो जाए पूरा 1 मोल। तो जितनी हीट वो लेगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इसको कहा जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, वो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कौन सी है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है या इसका मतलब क्या होता है। नंबर सेकंड मींस मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन से लिखा जाता है। ठीक है। अब ये क्या है, यानी इट इज अमाउंट, अमाउंट ऑफ हीट
रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, यानी अब हमें हीट देनी है टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू, किसमें चेंज करना है, इनटू वेपर्स, वेपर्स में चेंज करना है। तो जो हीट दोगे दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल लिक्विड का उठा। अब जैसे H2O वाटर लिया हमने और इसका 1 मोल लिया, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद आपको पता है कितनी होती, 6.02 10 पावर 23। अब इसको हीट किया, ये मुकम्मल स्टीम में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो हमने डेल्टा एच इसको सप्लाई की दैट इज 40, यानी 40 पॉइंट ऑलमोस्ट 7 किलो जूल्स जो है ये हीट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल वाटर का किसमें, वेपर्स में। तो इस हीट की अमाउंट को क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये 1 मोल लिक्विड के लिए होती है। अब नेक्स्ट लेते हैं सेकंड जो है, यानी कि थर्ड ओवरऑल होगा। एक और स्टेट भी है, अब आप लिक्विड को चेंज किया वेपर्स में तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी। अब थर्ड स्टेट आती है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ, क्या कहोगे, सब्लिमेशन। क्या कहा जाएगा, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच लिखकर यहाँ लिखा जाएगा सब्लिमेशन। तो अब ये क्या है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी इट इज अमाउंट ऑफ हीट, यानी ये हीट की अमाउंट है जो हमें चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू, किसमें, वेपर्स में चेंज करने के लिए चाहिए। ठीक, डायरेक्टली, यानी ये मेल्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली वेपर्स में चला जाएगा। अब जैसे आपने यहां पर क्या उठाया, आपको पता है स्नो जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को स्नो कहा जाता है, ये सॉलिड होता है। ठीक, अब इसको हमने किया हीट, और हीट इतनी दी कि अब ये किसमें चला गया, गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो डेल्टा एच जो है 25.2 किलो जूल पर मोल हमें हीट देनी पड़ी, तब ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की स्नो जो है ना, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो इसको हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो हीट की अमाउंट इसको आपने दी, इसको आप क्या बोलते हो, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो आपने देखा कि हम 3 मतलब अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करने से। यानी लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर्स बनेंगे, उसके बाद सॉलिड को हीट करोगे तो भी वेपर्स बनेंगे, और अगर किसी सॉलिड को हीट करते हो तो वो मेल्ट भी होता है, तो वो लिक्विड में जा सकता है। तो ये तीनों हीट की चेंजेस ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो अब ये तो था कि फेज चेंजेस, हीट चेंजेस किस तरह की आएंगी, और इनसे इनसे ऑलमोस्ट हम ये कहेंगे कि भाई इससे फेज चेंज कैसे होता है। आप नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ोगे दैट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर, और इसको क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल्स। क्या कहते हो इनको, लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को 1888
1908 में किसने डिस्कवर किया था? आपको पता है, एक नाम आता है साइंटिस्ट का, फ्रेडरिक रेंजर। फ्रेडरिक रेंजर इसको आप बोलते हो। इसने ये स्टेट डिस्कवर की थी। अब ये स्टेट किस तरह की है, डेफिनेशन तो बाद में आएगी। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता होगा कि सॉलिड्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स जो हैं इनके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पहले सॉलिड, जिनको आप क्या बोलते हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हो। यह मेरा लेक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है, इसको आप देख सकते हो। और ये असल में हकीकी सॉलिड यही होते हैं, इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। और दूसरे सॉलिड्स होते हैं अमॉर्फिक सॉलिड्स भी इनको बोलते हैं, अमॉर्फिक सॉलिड। यानी ये रेगुलर शेप वाले होते हैं, इनके हर जर्रे की शेप फिक्स होती है और जितने भी इसके जर्रे छोटे बारीक पार्टिकल्स करोगे सब शेप और साइज में एक जैसे होते हैं। तो वो रेगुलर इसलिए कहते हैं कि सबका शेप, अगर एक जरा क्यूबिक है ना, सबसे छोटा बारीक, तो सारे जरात क्या होंगे? क्यूबिक होंगे। और अगर एक जरा ट्राइगोनल है तो सब ट्राइगोनल होंगे। तो रेगुलर शेप होती है इनमें। और दूसरे होते हैं अमॉर्फिक सॉलिड्स। अब अमॉर्फिक सॉलिड्स जो हैं ये अलबत्ता रेगुलर शेप नहीं होती। कोई चौरस होते हैं, कोई तिकोन होते हैं, तो कोई गोल दायरे में होते हैं, कोई 2 डायमेंशनल, कोई 3 डायमेंशनल, ये अलग अलग। तो इसके लिए आपको सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल्स, ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फिक सॉलिड, सॉलिड्स के चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे, कि हमारा टॉपिक वहीं पर आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि इनमें रेगुलर शेप होती है, फिक्स शेप वाले होते हैं क्रिस्टलाइन, और इनके जर्रों की अलग अलग शक्लें होती हैं, तो वो एमॉर्फिक कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं ऐसा ही एक सॉलिड, जो कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स की जो बात कर रहा है। तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये अमॉर्फिक में नहीं बनते, ये बनते हैं किसमें? ये बनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो कैसे ये लिक्विड क्रिस्टल्स बनते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर, यानी क्रिस्टल उठाते हैं और उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, ये हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, और ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, यानी कार्बन वाले भी होते हैं, और बगैर कार्बन के भी ये होते हैं। तो हम यहाँ पर कार्बन वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड इनको लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है किसका? कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट। ये इस क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसे तो बहुत हैं, लामहदूद हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कंपाउंड है, इसकी शेप। इसको हमने क्या किया? हीट किया। तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो है 178.5 है डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इसको हीट किया है। अभी हम पहुंचे ही हैं हीट पर, हीट करते गए 145.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचे। तो हम देखते हैं कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये छोटे छोटे से इसी शेप के जर्रात में तकसीम हो जाता है। देखो, इसका फर्ज करो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो अब ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, अब ये टूट गया और इसमें से हमें काफी बड़ी तादाद में इसके जो छोटे छोटे जर्रात ईंटों की तरह आपस में, ये देखो ना, ये जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये जुड़ते गए हैं और स्ट्रक्चर इनका बनता गया है। तो अब यहाँ पर हम इस बात को नोटिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल्स जुड़े हुए हैं, इसका हर एक छोटा क्रिस्टलाइन जर्रा जो होगा उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो हमने इनको हीट किया,
जिस शक्ल में बड़ा जर्रात था, अब ये भी छोटे छोटे जर्रात में अलग हो गए, यूनिट सेल अलग हो गए, छोटे पार्टिकल्स अलग हो गए, और इनके बीच में अच्छा खासा क्या आ गया, गैप आ गया। और अब ये समझ लो गैप इनके बीच में है। अब ये जरात खुद तो क्रिस्टलाइन है, यानी ये क्रिस्टल्स हैं, छोटे हैं। पहले बड़ा ब्लॉक था, अब छोटे हो गए, ठीक है, छोटे जरात में तकसीम हो गया है। लेकिन इनके बीच में पिघलने से पूरा ट्रांसपेरेंट मुकम्मल मेल्ट नहीं हुआ है। मुकम्मल मेल्ट इस पे होगा 178.5 पे, 145 पे टेम्परेचर पहुंचा है इसका। तो ये क्रिस्टल अलग हो चुके हैं, इनके बीच में अच्छा खासा क्या हो गया है, गैप आ गया है, ठीक है ना, स्पेस आ गया है। और बीच में यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब ये समझो इजीली ऐसे मूव करेंगे जैसे लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं। ये खुद सॉलिड हैं, लेकिन इनके बीच में गैप आ गया है। अब ये जो स्टेट है ये कहलाती है लिक्विड क्रिस्टल कहलाती, ठीक है। तो हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हीट करते हैं तो उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, यानी जो उसके जर्रात जुड़े हुए होते हैं, वो एक मखसूस टेम्परेचर पे, जैसे कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इस टेम्परेचर पे इसके सारे, ये पूरा जो जाली सी बनी हुई है ना क्रिस्टल की जिसमें जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये लैटिस पूरे का पूरा टूटता है, ये सारे पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं, और इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस आ जाता है। और इसी अब जो है मैटर की स्टेट को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स को, यानी जब किसी क्रिस्टलाइन, एमॉर्फिक में ये नहीं बनते, ये किस में बनते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बनेंगे। यानी आप कह सकते हो व्हेन, जब ए क्रिस्टलाइन सॉलिड सच एज, मिसाल के तौर पे कोई ना कोई तो उठाओगे ना, तो यहां पर हम उठाते हैं कौन सा, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये होता है, ये क्रिस्टलाइन भी होते हैं, मॉर्फिक भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन का ये फायदा होता है, कार्बन वाले होते हैं, इनका ये फायदा होता है कि ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। जो आयोनिक होते हैं ना क्रिस्टल, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, तो ये उठाए जाते हैं अक्सर अक्सर ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इज हीटेड, ठीक है बेटा, नियर टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के करीब करीब होता है, मुकम्मल मेल्ट नहीं होता, नियर टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के करीब करीब होता है। तो फिर क्या होता है, इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक्स अप, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक्स अप, ये टूटता है इनटू, अच्छा किस में टूट जाता है, इनटू इनटू इट्स इट्स सेम सेम शेप्ड स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स में टूट जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होगा भाई, जब ये क्रिस्टल्स में टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, तो अब ये दीज क्रिस्टल्स, ये जुड़े हुए नहीं होते, छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये जुड़े हुए नहीं होते, यानी दीज दीज स्मॉल क्रिस्टल्स नाउ, अब जो हैं, आर फुली इंडिपेंडेंट। अब ये जो है मुकम्मल तौर पर
क्या हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हैं ड्यू टू फ्री स्पेस, इनमें फ्री स्पेस आ जाता है, एंड दे कैन इजीली, अब ये आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स की तरह मूव कर सकते हैं। दिस स्टेट यानी दिस इंटरमीडिएट स्टेट, अब ये दरमियानी है, ना पूरा सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, लिक्विड की तरह बीच में पार्टिकल्स में स्पेस आ गया है, मूव कर रहे हैं, पर असल में वो क्रिस्टल्स तो सॉलिड है ना, पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। तो फिर दिस इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, इसको फिर क्या कहोगे, लिक्विड क्रिस्टल्स। यानी इनके अंदर लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके अंदर सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी सॉलिड्स की इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और लिक्विड्स की इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इनको देखते हैं। यानी देयर पार्टिकल्स, यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आर इन सॉलिड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वाइल, जबकि दे कैन फ्लो, यानी ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो लाइक क्या, लिक्विड्स। तो इसका मतलब है लिक्विड की बात भी है, सॉलिड की बात भी है, इनके अंदर दोनों बातें आ गई, ठीक। तो इसलिए ये सॉलिड का कैरेक्टर भी शो करते हैं और लिक्विड का कैरेक्टर भी शो करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, यानी ये कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद लाइट का मतलब अब यहां पे लिख लो करंट, ठीक है, करंट को भी कंडक्ट करते हैं। देयरफॉर, फिर इस वजह से, दे आर यूज्ड इन डिजिटल थर्मोमीटर्स, ये डिजिटल थर्मोमीटर्स में इनको यूज किया जाता है, एंड और किसमें, माइक्रो सर्किट्स, यानी बिजली के जो छोटे छोटे से आईसी पुर्जाजात बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, उनमें आईसी में, डायोड्स में, ठीक है ना, इसमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनका एक और कैरेक्टर है कि ये लाइट के आमतौर पर अच्छे क्या होते हैं, डिस्पर्शन फोर्स के तौर पे, डिस्पर्शन सोर्स के तौर पे यूज होते हैं। यानी दे दे कैन इजीली दे कैन इजीली डिस्पर्स क्या, लाइट, लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कलर्स, यानी ये लाइट को डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते, कलर्स को अलग कर सकते हैं। देयरफॉर, फिर इस वजह से, दे आर दे आर दे आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिस्प्लेज ऑफ मोबाइल फोन्स के डिस्प्लेस जो होते हैं उसमें, टीवी के डिस्प्लेस में,
एंड अदर टच डिवाइसेस, और जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेस होती हैं उनके स्क्रीन में इनको प्लाज्मा को यूज किया जाता है। लाइट जब पास होगी तो ये उसको अलग अलग रंगों में बिखेर देते हैं, अलग अलग पिक्सल अरेंज करते हैं, एक अलग कलरफुल लाइट का इमेज बना सकते हैं। इस वजह से इनको बेटा यूज किया जाता है। ये आपके मोबाइल स्क्रीन्स में एलसीडी आपने सुना होगा, टीवी टेलीविजन होती है ना, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें इनको यूज किया जाता है क्योंकि ये लाइट को आसानी से क्या कर सकते हैं, दे कैन इजीली रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट लाइट। उसके बाद नेक्स्ट इनका कैरेक्टर क्या है, दे आर एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक होते हैं। तो अब ये एनिसोट्रॉपिक क्या है, ये एक कैरेक्टर है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्या है, ये देखो ये क्रिस्टल है, ठीक है, एक सॉलिड क्रिस्टल है। अब इसमें से लाइट को क्रॉस कराते हैं, ठीक है, करंट को क्रॉस कराते हैं, करंट भी पास हो सकता है, लाइट भी पास हो सकती है, हीट भी पास हो सकती है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी और होगी और इसकी अमाउंट और होगी। अब यहां से भी ये लाइट होगी या फिर ये हीट होगी या फिर ये क्या होगा, करंट होगा, यहां से भी पास होगा। अब यहाँ ये थोड़ा स्लो रेट से चलेगा, रुकावट ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। यहां से ये जाएगा तो सही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा निस्बतन फास्ट होगा। तो आप देखो लाइट, हीट या करंट इस डायरेक्शन में वर्टिकल में इसका फ्लो का रेट और है, या फास्ट है या स्लो है, और फिर हॉरिजॉन्टल में और है, दोनों डायरेक्शंस में ये एक ही वेलोसिटी से मूव नहीं कर पा रहे। तो फिर इस बेस पर हम ये कह सकते हैं, कि ऐसे कैरेक्टर यानी किसी चीज में से लाइट को पास करो, हीट को पास करो, करंट को पास करो, तो ये फिर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे या फ्लो करे, तो ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये लिक्विड क्रिस्टल्स भी इसी के जैसे होते हैं। तो जब लाइट वर्टिकली इन जरात में से गुजरती है लिक्विड क्रिस्टल्स में से, तो वेलोसिटी और होती है, चाहे करंट गुजारे चाहे हीट गुजारे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये और होती है। तो इसलिए एनिसोट्रॉपी क्या है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है एनिसोट्रॉपी का, और वो ये है कि दी फ्लो ऑफ हीट, उसके बाद करंट, और या फिर क्या होगा, लाइट इज एट डिफरेंट रेट, ये जो है ये डिफरेंट रेट पर होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट रेट्स पर इनका फ्लो चलता है। तो फिर इस अमल को कॉल्ड एनिसोट्रॉपी, फिर इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। तो ये एनिसोट्रॉपी जो है ये किसका कैरेक्टर है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कैरेक्टर है। तो इसका मतलब है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वजह से पैदा होती है, इसकी वजह से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वजह से ये एनिसोट्रॉपी प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि दे possess दे possess मोर विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी आपको पता है जो फ्लो में रुकावट आती है लिक्विड्स के फ्लो में, क्योंकि लिक्विड का कैरेक्टर तो रखते हैं। दे possess मोर विस्कोसिटी एज
compared to ordinary liquids, यानी ये आम लिक्विड्स के मुकाबले में ये ज्यादा विस्कोसिटी रखते हैं। उसके बाद दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई या टू डिटेक्ट, यानी मालूम करना होता है, टू डिटेक्ट आउट कैंसर सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं ना, तो कैंसर वाले जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर, कैंसर से जो मुतासिर होते हैं, जिनको कैंसर लग चुका होता है सेल्स को, तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इस वजह से फिर होता क्या है, होता ये है कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स जब कैंसर वाले सेल्स के साथ ये उस पर इसका आमतौर पर फ्लूइड लगाया जाता है या बॉडी में ये जब इंजेक्ट होता है, तो कैंसर वाले सेल्स की ये हीट को एब्जॉर्ब करके ये कलरलेस से ब्लू हो जाते हैं। तो फिर जहाँ ये ब्लू हो जाते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर कैंसर सेल मौजूद है। तो बेटा ये था आज आपका लिक्विड्स का ओवरऑल चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से, और उसमें हम सॉलिड के कई कैरेक्टर ऐसे ही फिर डिफाइन करेंगे। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, कल फिर हम नया चैप्टर लेंगे। तो आज यहीं पर हमारा लिक्विड स्टेट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।